11th क्लास स्टूडेंट बेटा, आज हम हमारा सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रही हैं जिसका नाम है शहरीकरण का महत्व। ठीक है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। तो कांस्य युग में कौन सी सभ्यता की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। कांस्य युग में मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों की शुरुआत हो गई। कांसा तांबा रांगे के मिश्रण से जो है तांबे और रांगे के मिश्रण से क्या बनता है, कांसा बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये वह धातुएं जो हैं वो दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ संख्या 38 पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पेज नंबर 38 पे आएंगे तो मैं आपको उस समय के औजार बताऊंगी कि किस प्रकार के होते थे। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। तो क्या महत्व था शहरीकरण का। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देखते हो, मंडियों में देखते हो, बाज़ारों में देखते हो, तो बाज़ारों में जो सामान आता है वो वहीं पर नहीं बनाया जाता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान से होता हुआ आपके बाज़ार तक पहुंचता है। और बाज़ारों में जो दुकानें वगैरह खुली होती हैं, वहाँ सामान लेने के लिए आप लोग एक जगह इकट्ठे होते हो। ठीक है। तो वहाँ पर आपस में जो लेन देन होता है, उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है। जैसे आप जो भी कपड़ा पहनते हो, तो वो जो कपड़ा है, कारीगर उसको सीलने वाला अलग मिलेगा, उसकी रंगाई करने वाला अलग मिलेगा आपको, और फिर उसको बनाने वाला अलग मिलेगा। उससे पहले धागे बनाने वाले अलग मिलेंगे आपको, और धागे से तरह से सभी का काम अपने अपने हिस्से में डिवाइड होता है। और वो इसको बोला जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। यानी कि जो किसान है उसे तो केवल कपास ही उगाना आता है, उसे नहीं पता कैसे कपड़ा बनेगा, कैसे धागा बनेगा। वो कपास को लेने वाला व्यापारी अलग होता है, फिर उसे बेच के वो जो धागा बनाने वाला है उसके पास भेजा जाता है। तो धागे बनाने वाले को तो केवल धागा बनाना ही आता है, उसे नहीं पता कि धागे को जोड़ के किस तरह से कपड़ा बुनना है। तो वो कपड़ा बुनाई करने वाला अलग से होता है। ठीक है। और कपड़ा बन के और फिर वो किस रंग का होगा, ये तो रंगाई करने वाला ही जानता है, क्योंकि वो अपने काम में दक्ष होता है। तो इस तरह से सभी के काम जो हैं वो अलग अलग बटे हुए होते हैं। ठीक है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी होता है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। एक जगह से कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है बेटा। तो ये अलग अलग जगह से आती हैं।
और जो अनाज है वह खाद्य पदार्थ है वो गाँव से आते हैं, उनके संग्रहण और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन बनाने के लिए भी चाहिए। जाहिर है ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, दूसरे उनका पालन करते हैं। इस तरह शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। ये जो तस्वीर है 3000 ईसा पूर्व उरूक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और बाहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, ये अलग अलग है। जैसा मैंने बताया ना कि जो पत्थर तराशने वाला है उसको पत्थर की ज़रूरत होती है और तराशने के लिए औजारों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी पत्थर अलग से लगाई गई हैं, आँखों में, बाहों में, सिर में, उसकी अलग से ज़रूरत पड़ी होगी, उसको तराशा गया होगा। तो ये सारी चीज़ों की अलग अलग लोगों के द्वारा ये मूर्ति जो है वो तराशी गई होगी। ठीक है, अब है शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे यानी कि मुद्राएं, पैसा जो होता है, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन वहाँ खेती करने की गुंजाइश बहुत कम थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने से लैस हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बाजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारा शहरीकरण का महत्व और शहरों में माल की जो आवाजाही है वो किस प्रकार होती थी, कैसे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो करेंगे जिसका नाम है लेखन कला का विकास। तो मेसोपोटामिया के शहरों में जो लेखन कला है उसका विकास हुआ, क्योंकि सारा जो है शहरीकरण होने के कारण सब कुछ रिटन में लिखना होता था। शहरी अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब रखना होता था और वो लिखना पड़ता था।
तो यहाँ पर लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं अपनी बुक में, बुक के पेज नंबर 33 पर। तो यहाँ चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व की दिखाई गई हैं। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र हैं, जैसे बैल का है, मछली, अनाज और नाव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर संकेत चित्र बनाए गए हैं इनके ऊपर। तो यहाँ देखें, लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, जैसे हमारी भाषा है हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश हम बोलते हैं। ऐसे ही उच्चारित ध्वनियाँ अर्थात अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका पाई गई है, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले लोग भी कई होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो ये यहाँ पर आपको देखें, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। आप देखेंगे अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। तो जो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कैसी है, कीलाकार है। तो ये लातिनी भाषा का क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार से बना है। तो क्यूनीफार्म, क्यूनियस मीन्स खूंटी, फॉर्मा मीन्स आकार। तो ये कीलाकार है, इस तरह से इसको आकार दिया गया है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको कूद कर थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देते थे जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ से पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना कर लेता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी होता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई के स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गई और भाषा सुमेरियन थी। मैंने आपको बताया था कि सुमेरियन भाषा थी, अक्कादी भाषा थी। ठीक है, जब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। अक्कादी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। ठीक है बेटा, तो जो मेसोपोटामिया है उसकी पहले भाषा कौन सी थी, सुमेरियन, और 2400 ईसा पूर्व के बाद उसका स्थान ले लिया अक्कादी भाषा ने। और अक्कादी भाषा के अंदर जो कीलाकार लेखन है वो चलता रहा लगभग 2000 से अधिक वर्षों तक। ठीक है, अब हम करेंगे लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था
वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर सिंबल होते थे, सिलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। ठीक है बेटा, बाकी हम इसके आगे का कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।